हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर चुके हैं। ज्योग्राफी में आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एयर एंड वाटर। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो हियर इज अ चैप्टर एयर एंड वाटर। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, किन किन चीज़ों से, किस तरह से, कितने लेयर्स में हमारा एटमॉस्फेयर डिवाइडेड है, हम जानेंगे। स्ट्रक्चर क्या है एटमॉस्फेयर का, सिग्निफिकेंस क्या है एटमॉस्फेयर का। इसके बाद में हम जानेंगे अबाउट वाटर, ओके, एंड देन वी विल नो अबाउट वाटर साइकिल एज वेल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अर्थ पर, लाइक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। ओशंस के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट टाइड्स एंड देन ocean currents. Okay, but before that there is a self survey for you, and yes, I would definitely suggest you to do it on your own. And then here are some questions for you. Can you name some gases which are present in our atmosphere? Yes, we are going to learn about it in this session itself. Okay, and then what do you understand by water cycle? आप water cycle से क्या समझते हैं? If you know the answer, well and good. If you don't know the answer, not to worry. I am here to help you out. So we will learn these things in this session only. ठीक है? अब देखो, चलो चैप्टर को शुरू कर लेते हैं फटाफट से। यस, देखो, जो हमारी अर्थ है, इट्स अ वेरी यूनिक प्लैनेट। व्हाई? पहली बात तो यहाँ पे आपको क्या अवेलेबल है? वाटर अवेलेबल है। वाटर की वजह से क्या है, आपके पास लाइफ की क्या हो जाती है, लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं। ठीक है, अब लाइफ के लिए और क्या चाहिए आपको? क्या आपको ऑक्सीजन चाहिए? तो क्या हमारे प्लैनेट पे हमको ऑक्सीजन मिलती है? बिल्कुल मिलती है। ठीक है, सो नो अदर प्लैनेट हैज येट बीन डिस्कवर्ड टू हैव लाइफ ऑन इट। अभी तक तो ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है जिसके ऊपर लाइफ लाइक देखी जा रही है। हालांकि मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जहां वहां पर लाइफ की जो पॉसिबिलिटी है उसको देखा जा सके। ठीक है, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसकी वजह से अर्थ क्या बन जाती है, अपने आप में एक यूनिक प्लैनेट बन जाती है। और आज हम इसी दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। While the atmosphere saves us from external components and provides the air to breathe, the hydrosphere provides water to drink. ठीक है, let us now read more about than two components of earth. ठीक है, here more about the two components. ठीक है, सो हम इन दो कंपोनेंट्स के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं। एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन किस तरह से होता है, चलिए पहले ये जानते हैं। देखो, एटमॉस्फेयर इज अ थिक गैसियस envelope which surrounds the earth from all sides. ठीक है, and it is attached to the earth surface. ठीक है, by gravitational force. ठीक है, अब देखो, हम तो कह रहे हैं कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स जहां तक है, आप वहां तक आपको क्या दिखाई देता है, वहां तक आपको एटमॉस्फेयर दिख रहा है। बट रिमेंबर, अराउंड 3000 किलोमीटर्स तक आपको क्या दिखाई देगा, एटमॉस्फेयर दिखाई देता है। ठीक है, आप यहां देखो, द एटमॉस्फेयर इज वेरी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ लाइक फॉर द बायोस्फेरिक इकोसिस्टम, एज लाइफ ऑन अर्थ इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू इट। ओके, इट प्रोवाइड्स नेसेसरी गैसेस, हमको नेसेसरी गैसेस लाइक आपने देखा होगा। देखो, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, पहले तो इस बात को समझो कि ये कितनी लेयर्स में डिवाइडेड है। Let me just remove this one and then I'm gonna tell you something which you should definitely know and that will definitely give you some better idea. Okay, so देखो, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कितनी लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर लाइक सबसे पहली जो लेयर है ट्रोपोस्फियर है। क्या है? ट्रोपोस्फियर। उसके बाद उसके ऊपर एक लेयर है जिसको बोलेंगे स्ट्रेटोस्फियर। उसके ऊपर एक और लेयर है जिसको हम बोलेंगे मीजोस्फियर। एक और लेयर है जिसको हम बोलेंगे थर्मोस्फियर। और एक और लेयर है जिसको हम बोलेंगे एक्सोस्फियर। ठीक है, इन लेयर्स में हमने क्या किया हुआ है, एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया हुआ है। और स्ट्रेटोस्फियर जो है, यहाँ पे आपको क्या मिलती है, ओजोन। ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर की वजह से क्या होगा, हम देखेंगे कि टेम्परेचर जो है वो क्या करेगा,
हाई होगा आने वाले टाइम में, अभी अब से कुछ देर में ही हम ये देखेंगे। थर्मोस्फीयर के साथ एक और चीज आप मेंशन कीजिएगा, आयनोस्फीयर। क्यों मेंशन की है ये भी हम आने वाले अभी 10-15 मिनट में जानेंगे, ठीक है। ओके, द एटमॉस्फेयर इज मिक्सचर ऑफ व्हाट, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैसेस, ठीक है। तो ये जो गैसेस हैं इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, अर्थ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल हो रही है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, देखिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की जब हम बात करते हैं, इट इज अवेलेबल इन अबंडेंस, इट कंपोज 78% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। एंड इट इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ, एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर, द प्लांट्स एब्जॉर्ब इट फ्रॉम सॉइल एंड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। The atmospheric nitrogen is used for manufacturing chemical fertilizers. जो chemical fertilizers हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए आप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज करते हैं। एंड रिमेंबर, प्लांट्स जो हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं, दे एब्जॉर्ब इट फ्रॉम सॉइल विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया की हेल्प से सॉइल के थ्रू इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। See, the next gas is oxygen, and this is an essential component of the atmosphere because for all form of life on earth depend on this gas. देखो हमारे पास नाइट्रोजन 78% अवेलेबल है, स्टिल वी आर नॉट सेइंग कि ये जो नाइट्रोजन है ये हमें लाइफ दे रही है, बट ऑक्सीजन का परसेंट कितना है, 21% ओनली। स्टिल वी आर सेइंग कि इसकी वजह से हमारे पास क्या है, लाइफ है, ठीक है। तो चलिए, we breathe oxygen from the air around us, ठीक है, because it is a heavy gas. Plants produce oxygen during photosynthesis. photosynthesis प्रक्रिया के दौरान plants क्या कर रहे होते हैं बेटा, plants ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। and they breathe in like carbon dioxide and they release oxygen, okay. This helps in maintaining the balance of in the ratio of two gases. अब मुझे बताओ कि प्लांट्स कौन सी जो गैस है उसको इनहेल कर रहे हैं, और यू कैन से दे आर लाइक ब्रीदिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। बट वो कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं, हम कहेंगे ऑक्सीजन। और हमारी लाइफ के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण जो गैस है वो कौन सी है, ऑक्सीजन है, राइट। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड. This gas is another most important gas in our atmosphere. Plants require carbon dioxide as human being need oxygen. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑक्सीजन, प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या प्लांट्स के बिना ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम अपने ज्यादातर फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ओके। चलिए, but in recent times the amount of carbon dioxide has increased enormously. Okay, and this has caused greenhouse effect, ठीक है। I am sure you people must be aware of greenhouse gases और greenhouse effect, yes. तो जब हम देख रहे हैं किसका, एक enormous increase देख रहे हैं, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, किसकी वजह से, इसकी वजह से क्या हो गया है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया है। तो अगर आप जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, बताइए कौन कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं, ओके। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. हमने जिन लेयर्स की अभी बात की थी वो आप अब यहां देखेंगे, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ठीक है। तो देखो, आवर नॉलेज अबाउट द एटमॉस्फेयर इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू रडार एंड सैटेलाइट, ओके। हमें कहां से इसके बारे में जानकारी मिल रही है, लाइक सैटेलाइट्स के थ्रू और रडार के थ्रू. The density and the temperature of atmosphere is not the same everywhere. That is true. कैसे है हम ये भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ट्रोपोस्फियर की बात करेंगे. इनफैक्ट इनके बारे में बात करने से पहले आप एक डायग्राम देखिए, आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर कहाँ पे हाई है, कहाँ पे लो है. देखो ये डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे लेयर्स भी डिवाइड की गई हैं. कैन यू सी, आई मीन हियर इट इज ट्रोपोस्फियर, राइट. Here it is a stratosphere. Here you can see it's mesosphere, ठीक है. And then okay, here is thermosphere, ठीक है. अब देखो,
आप कह रहे हैं कि हम जितना ऊपर जाएंगे, भाई एक अर्थ वाले उसमें भी देखो ना आप, अर्थ के यहां देखो, ये पोल्स हैं और ये इक्वेटर है, ठीक है। अब जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है? टेम्परेचर घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा, आप जब ट्रोपोस्फियर में ऊपर जा रहे हैं तो आपको टेम्परेचर क्या दिखाई दे रहा है? डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट देन व्हाट यू आर सीइंग इज, और देखो जब आप क्या करोगे, जब आप एक स्फीयर से दूसरे में एंटर कर रहे होगे, ठीक है, तो वहां आपको कुछ समय के लिए क्या दिखाई देगा? तो जो टेम्परेचर है वो क्या है? एक पॉज लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे उसमें, ऐसे केस में हम इसको क्या बोलेंगे? अगर हम ट्रोपोस्फियर पे हैं तो हम यहाँ पे और नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं तो हम कहेंगे ट्रोपोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर से नेक्स्ट पे जाएंगे तो हम कहेंगे स्ट्रेटोपो, लाइक या इट इज ट्रोपोपोज, इट इज स्ट्रेटोपोज एंड इट इज मीजोपोज, ठीक है। चलिए अब ये देखो, हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो यहां तो डिक्रीज हो रहा था, यहां डिक्रीज क्यों नहीं हो रहा भाई? यहां पे बढ़ क्यों रहा है? देखो ये तो उल्टी बात हो गई, जितना हम ऊपर जा रहे थे इसको बढ़ना चाहिए, इसको घटना चाहिए था, पर ये बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ दैट O3, हमने बात करी थी ना ओजोन की, तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? बढ़ेगा। अब मीजोस्फीयर में ऐसी लाइक कंडीशंस जो हैं वो लाइक फेवरेबल हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? फिर से घटता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। समझ में आ गया कि भाई घटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये बताओ कि यहाँ पे तो ओजोन नहीं है थर्मोस्फीयर में, फिर क्यों बढ़ रहा है? आई टोल्ड यू ना कि आप एक वर्ड मेंशन कीजिए, आइनोस्फीयर, ठीक है। अब यहां पे जो टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस आइनोस्फीयर। तो हमें ये याद रखना है, स्ट्रेटोस्फीयर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि वो ओजोन की वजह से है, ठीक है, ओजोन लेयर की वजह से। और अगर थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो किसकी वजह से है बेटा? वो आइनोस्फीयर की वजह से है। अब हम फटाफट से देखेंगे कि ये ट्रोपोस्फियर क्या है, लाइक मेन पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं अबाउट दीज लेयर्स। ओके, देखो एटमॉस्फेयर को हमने लेयर्ड फॉर्म में क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया, ठीक है। क्यों? लाइक इट्स टोटल एक्सटेंट कैन बी रफली डिवाइडेड इनटू 5 लाइक कंसेंट्रिक लेयर्स। हम लाइक एक समझ जो है वो बना पाते हैं कि कहां से कहां तक टेम्परेचर आपको लाइक लो दिखाई देगा, हाई दिखाई देगा, या उससे ज्यादा हाई दिखाई देगा, या फिर हाई दिखेगा, लो दिखेगा, या उससे भी ज्यादा लो दिखेगा, ठीक है। देखो ट्रोपोस्फियर इज द लोएस्ट लेयर एंड इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस, ठीक है। पहली बात तो हम यही देखेंगे, 8 से 18 किलोमीटर तक क्या दिखाई देगा? ट्रोपोस्फियर दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपकी अर्थ है, इसके 8 to 18 आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसको ना ऐसे कर लो, एक सिग्निफिकेंट क्या बोलेंगे उसको, इसको एक मतलब एक अपनी समझ के लिए कुछ मैप के जैसा बना के देख लो। यहाँ इसको अर्थ से सिंबलाइज करना है हमें बस, ठीक है। तो या तो आप इसको इस तरह से कर लो, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स बना के, या फिर आप किसी भी तरह। तो पहली जो लेयर है वो कौन है? ट्रोपोस्फियर। कितना? 8 से 18 किलोमीटर तक, ठीक है। इट एक्सटेंड रफली अप टू हाइट अबाउट 8 किलोमीटर्स नियर द पोल्स एंड अबाउट 18 किलोमीटर्स ओवर द इक्वेटर। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? आपको इस तरह से भी घुमाया जा सकता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि ट्रोपोस्फियर एक्सटेंड्स रफली अप टू हाइट ऑफ 8 किलोमीटर्स लाइक ओवर द इक्वेटर एंड 18 किलोमीटर्स नियर द पोल्स। तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको याद रखना है 8 किलोमीटर्स नियर द पोल्स एंड देन 18 kilometers over the equator. Okay, चलिए, the temperature in this layer decreases with increasing altitude. जैसे जैसे altitude बढ़ेगा जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, रफली एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर्स ऑफ अस्टेंट। आप देखो हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो डिक्रीज होगा। इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स ऑफ रेट। लाइक नॉर्मल लैप्स रेट है ये कितना? 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर्स, ठीक है। नाउ वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स आर फाउंड ओनली इन दिस लेयर। आपको ट्रोपोस्फियर में केवल क्या दिखाई देते हैं? डस्ट पार्टिकल एंड लाइक ओके वाटर वेपर्स दिखाई देते हैं। आप इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि बताइए कि
आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस इसमें से किस में आपको वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं? तो अगर आप कहेंगे कि थर्मोस्फीयर इज द आंसर, तो दैट विल बी द रॉन्ग आंसर. Troposphere is the most important layer as all weather phenomena like the formation of clouds, fog, frost, dew, thunder, lightning, precipitation occurs in this layer. ठीक है? This layer protects us from excessive heat of sun during the day and keeps the earth's surface warm at night. Earth surface को warm like night में कैसा रखने का? Warm रखने का and then एक्सेसिव हीट से, सन की एक्सेसिव हीट से ही आपको बचाएगा. पहली बात तो यही है, ठीक है ना. एंड इट कीप्स द अर्थ सरफेस वार्म इन द नाइट. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर हैज अबाउट 90% ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट. आप इसको 2 स्टार के साथ याद रख सकते हैं. When I say 2 stars, it means it is not just important, but it's very important. ट्रोपोस्फियर में आपको 90% क्या मिलता है? एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो मिलती है. ठीक है. चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेटोस्फियर. लाइक इस ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाली जो लेयर है वो क्या है? स्ट्रेटोस्फियर है, जहां पे हमने ओजोन लेयर की भी बात करी थी. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. The stratosphere lies above the troposphere and its estimated height is about 50 kilometers above the mean sea level. ठीक है. तो not very important but yeah you should keep it in mind कि 50 kilometer above the mean sea level. ठीक है. चलिए, this layer is almost free from all type of weather phenomena. यहाँ पे क्या है? like यहाँ आपको जैसे आपने जो फर्स्ट वाला लेयर है वहां पे आपको ऑल टाइप ऑफ वेदर फिनोमिना देखने के लिए मिलेगा. सो दिस layer is almost free from that. ठीक है. Clouds are almost absent and there is very little dust over water vapors. like या तो like यहाँ पे आपको बहुत ही कम जो डस्ट है या फिर वाटर वेपर्स है बहुत कम मात्रा में देखने के लिए मिलेंगे. All right. The movement of air is almost horizontal. Jet planes which fly at high altitude fly in lower part of the stratosphere. ये एक important आपके लिए फैक्ट है. जो जेट प्लेन्स हैं वो कहां पर किस ऑल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हैं? वो स्ट्रेटोस्फियर में भी अपर नहीं बोल रहा है, वो लोअर बोल रहा है, लोअर पार्ट बोल रहा है. ठीक है. तो वो स्ट्रेटोस्फियर के लोअर पार्ट में क्या कर रहे होते हैं? फ्लाई करते हैं. ठीक है. द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट अप टू अ हाइट ऑफ 20 किलोमीटर्स एंड देन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड. यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर या तो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. कहां तक? 20 किलोमीटर्स तक एंड देन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड. द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर बिटवीन 15 to 35 हैज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन एंड इज दस कॉल्ड ओजोनोस्फियर. कितने से कितने तक का? 15 किलोमीटर्स टू 35 किलोमीटर्स. ठीक है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओजोनोस्फियर. कौन सी लेयर में है? स्ट्रेटोस्फियर में है. ठीक है. ओजोन क्या करेगा? देखो, जो ओजोन है ये एब्जॉर्ब कर लेता है किसको? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को. सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? ओजोन कर रही है. ठीक है. एंड इट इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ. ठीक है. तो अगर वो सीधी आपके क्या कहते हैं ट्रोपोस्फियर में एंटर कर जाएंगी देन इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस. ठीक है. चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीजोस्फीयर. मीजोस्फीयर लाइज अबव स्ट्रेटोस्फियर. जैसे कि आप यहां देख सकते हैं स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर कौन है? मीजोस्फीयर है. ठीक है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 से लेके 80 किलोमीटर तक का जो एरिया बोल सकते हैं आप. ठीक है ना. हाइट बोल सकते हैं, ऑल्टीट्यूड बोल सकते हैं. 50 से 80 किलोमीटर तक ऊपर क्या है? मीजोस्फीयर है. ओके. द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट एंड रीचेस अबाउट -100 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स. हम कह रहे हैं कि 50 से 80 किलोमीटर्स तक कौन दिखाई दे रहा है आपको? मीजोस्फीयर दिखाई दे रहा है. और मीजोस्फीयर क्या कह रहा है कि जब आप 80 किलोमीटर्स पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे इसके, तो वहां आपको टेम्परेचर कितना देखने के लिए मिलेगा बेटा? -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है टेम्परेचर. एंड दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर इन द एटमॉस्फेयर. तो आप मुझे बताइए वो कौन सी लेयर है जहां पे जेट प्लेन्स उड़ाए जाते हैं? तो दैट इज लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर, राइट.
अब मुझे बताइए कि विच इज द कोल्डेस्ट लेयर इन एटमॉस्फेयर? यस, मीजोस्फीयर इज द कोल्डेस्ट लेयर इन एटमॉस्फेयर, दैट्स राइट. Meteors which comes from outer space burns up in this layer. जो आउटर स्पेस से मीटियोर्स आकर क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं, ठीक है. तो वो कहाँ आते हैं? दे कम फ्रॉम आउटर स्पेस, लाइक विच आर कमिंग फ्रॉम आउटर स्पेस, दे बर्न अप इन दिस लेयर. तो कहाँ पे? मीजोस्फीयर में, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्मोस्फीयर. अच्छा मुझे बताओ, मीजोस्फीयर में टेम्परेचर लाइक इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सीधी सी बात है, वो गिरेगा, डिक्रीज होगा. तभी तो -100 तक चला गया था ना. यहाँ आते आते -100 डिग्री तक लाइक टेम्परेचर हो गया था, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं थर्मोस्फीयर पे. तो थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर फिर से क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. क्यों करेगा? आइनोस्फीयर की वजह से करेगा. देखते हैं किस तरह से. जो थर्मोस्फीयर लाइज अबव the mesosphere and it extend from 80 kilometers to about 400 kilometers. ठीक है, 80 से 400 किलोमीटर तक ये जो है फैला हुआ है. एंड देन and then it is above like 400 kilometers above the mean sea level. ठीक है. And in this layer the temperature increases rapidly with the increase in height. जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है. It reaches more than 1500 डिग्री सेल्सियस. कैन यू इमेजिन? ओके, 1500 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाता है. कहां पर? थर्मोस्फीयर में, ठीक है. द लोअर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फीयर इज कॉल्ड आइनोस्फीयर. इसका जो लोअर पार्ट है, ठीक है, यहां से मान लो, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? आइनोस्फीयर बोला जाएगा. एज इट हैज आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे आपको आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स दिखते हैं और इन्हीं की वजह से जो टेम्परेचर है यहाँ पे आपको लाइक इंक्रीज करता हुआ दिखेगा. दिस लेयर रिफ्लेक्ट्स लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ, दस इट हेल्प्स अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Now let's talk about the outermost layer, which is exosphere. Exosphere is the uppermost layer. ठीक है. The density of the air is very low. Okay, and it is in a rarefied form. ठीक है. Very light gases like hydrogen, helium are found in this layer. Important point. Okay, कौन सी लेयर में आपको क्या देखने के लिए मिलेंगी? हाइड्रोजन एंड हीलियम, जो बहुत ही क्या है, लाइट गैसेस हैं. ठीक है, तो वो देखने के लिए मिलती हैं. तो हम कहेंगे एक्सोस्फीयर में. ठीक है. द टेम्परेचर इंक्रीजेस विद द हाइट एंड मे रीच 4500 डिग्री सेल्सियस. द एक्सोस्फीयर मर्ज ग्रेजुअली इनटू आउटर स्पेसेस. ठीक है. सो दैट इज ऑल अबाउट ऑल द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. देखो, ऑक्सीजन क्या है? हैवी गैस है. ठीक है. हीलियम एंड हाइड्रोजन दे वर द लाइट गैसेस. ओके, ऑक्सीजन क्या है? एक हैवी गैस है. therefore it is present in the lower level of atmosphere. This is the reason when mountaineers climb mountain or skydivers dive from the sky, they need to carry oxygen cylinder with them. ठीक है. तो लाइक उनको क्या करना पड़ता है? ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर जाना पड़ता है. क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर. ठीक है ना. अगर उनको और लाइक हाई ऑल्टीट्यूड पे जाना है, they have to carry oxygen cylinder with them. ठीक है. Now let's talk about the significance of atmosphere. Atmosphere का significance क्या है बेटा? Okay, I would suggest you, देखो बुक में तो दिया ही है और आपको पढ़ना भी है, बट जब भी कोई ऐसी बात आए कि भाई एटमॉस्फेयर क्या है, तो आप सबसे पहले क्या करो, आप पहले सोचो आपकी समझ कितनी है इस वर्ड को लेकर कि एटमॉस्फेयर क्या है. जैसे आपको ये समझ में आएगा कि एटमॉस्फेयर क्या है, आपको ये सोचना लाइक ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सोचने में कि इस एटमॉस्फेयर का हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी जरूरत क्या है. ठीक है. तो चलिए बात करते हैं. द लोअर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज लाइफ गिविंग ऑक्सीजन विच इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग. ठीक है. तो सीधी सी बात है कि हमारे जीवन के लिए एटमॉस्फेयर जरूरी है. नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर नीडेड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ. इनकी जरूरत किसको है? प्लांट्स को है. ठीक है. तो ये भी जरूरी है जीवन के लिए. इट प्रिवेंट्स द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस. आप मुझे बताएंगे कि कौन सी लेयर ये काम कर रही थी? तो ये भी जरूरी है. ठीक है. इट एक्ट्स लाइक ग्रीन हाउस एंड कंट्रोल द एक्सट्रीम्स ऑफ द टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट. ठीक है. तो इट सॉफ्टन्स द सन्स ग्लेयर ड्यूरिंग द डे. ओके.
Okay, the change of the weather and climate is due to the presence of the atmosphere. Okay, tell me what is the difference between weather and climate? इनमें से कौन है जो लगभग रोज या फिर लाइक डेली बेसिस पर चेंज होता है, और कौन है जो एक लंबे समय के बाद चेंज होता है? आई एम श्योर यू मस्ट नो दिस। क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है, हमने इसके बारे में पढ़ा है, राइट? ओके, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर कॉजेस कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. Then let's talk about sound waves travels through air. So अब आप देखो, सीधी सी बात है, अगर एयर नहीं हो हमारे आसपास में तो हम लोग कुछ भी बात करेंगे तो will it be like audible? No, that won't be audible. So it is also important for this reason. ठीक है, it shields us from meteors. So here are the reasons why this atmosphere is important for all of us. Now comes another important thing which is water. अब पानी क्यों जरूरी है भाई? जल ही जीवन है कहते हैं, ठीक है? सोचो जरा, लाइक धरती पे अगर पानी नहीं रहे तो अर्थ भी बाकी रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स की तरह नहीं हो जाएगी जहां पे लाइफ ही नहीं है ना? तो आर अर्थ लुक्स ब्लू. आपने मैप में भी देखा होगा, हर मैप में ज्यादातर जो एरिया कवर रहता है वो एक ब्लू कलर से रहता है. क्यों रहता है? बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग वाटर. इट लाइक रिप्रेजेंट्स द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, in form of oceans. ठीक है, the earth looks very beautiful and looks like a blue ball. Okay, a glance at a world map or globe will show that land area do not stretch continuously on the globe, but the oceans completely encircle the continents and the islands. Okay, they spread over 71% of the total area. ठीक है, over the globe हमने देखा है ज्यादातर जो ग्लोब है वो वाटर से, लाइक ब्लू कलर से आपको दिखाई देगा. तो ऑब्वियस सी बात है 71% ऑफ एरिया को ये कवर कर लेता है, तो वो ब्लू दिखाई देना बहुत ही जाहिर सी बात है. तो चलो, वाटर हैज बीन देयर. हम सबसे पहले समझेंगे कि वाटर साइकिल क्या है. देखो, वाटर हैज बीन देयर फॉर सिंस द आइस एज. ठीक है, its amount has no changed much, like its amount has not changed much. It means that the water on the earth keep on circulating continuously. ये सर्कुलेशन किस तरह से हो रहा है हमें यही तो देखना है. देखो, दो तरीके हैं, या तो हम इसको पहले समझ लें और उसके बाद में इसको पढ़ें, और एक तरीका है कि हम इसको पहले पढ़ लें और उसके बाद में इसको समझें. तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको समझेंगे. ठीक है, देखो इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना है. ठीक है, यहाँ पे आपको ये वाटर बॉडी दिखाई दे रही है, रिवर्स के थ्रू पानी आ रहा है. ठीक है, फिर ये कहाँ पे एक बड़ी वाटर बॉडी में जाके क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है. अब यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो वाटर है ये क्या, वेपर्स की, लाइक वेपर्स की फॉर्म में, यानी वाष्प बनकर क्या हो जाएगा, उड़ने लगेगा. तो जब ये वाष्प बनेगा तो धीरे धीरे जो इस लाइक एटमॉस्फेयर में ऊपर क्या होंगे, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और जो गैसेस हैं उनके फॉर्मेशन से, प्लस अब क्या हो गया, ये जो वेपर्स है, वाटर वेपर्स हैं, ये हैवी क्लाउड्स जो है वो फॉर्म करेंगे. ठीक है, तो अब क्या होगा, इनका कंडेंसेशन होगा. यहाँ पर कंडेंसेशन हुआ तो अब ये क्या है कि आपको दिखाई दे रहा है ये जगह जगह पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये क्लाउड्स क्या है, बहुत हैवी हो गए हैं. तो अब जहां पे इनको प्लांट्स, ट्रीज, जो मतलब लाइक एक लैंड वाला जो एरिया है वो दिखाई देगा, तो ये क्लाउड्स जो हैं, जो वेपर्स, वाटर वेपर्स को ये ऊपर लेकर गए थे, ये बहुत देर तक इनको होल्ड नहीं कर पाएंगे और ये उनको क्या कर देंगे, उनको छोड़ देंगे यहाँ लाके, उनको प्रेसिपिटेट कर देंगे. तो प्रेसिपिटेशन, जहाँ पे नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन होगा वहां पे क्या दिखाई देगी, रेन दिखाई देगी. अब ये पानी फिर से क्या कर रहा है, नदियों के माध्यम से या झीलों के माध्यम से या फिर समुद्र के माध्यम से, किसी भी तरह फिर से उसी वाटर बॉडी में आके मिल गया. और इस तरह से ये वाटर साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है ये इस तरह से चलता जाएगा. तो जब हम हाइड्रो साइकिल की बात करते हैं तो क्या हो रहा है, देखो आपका ये वाटर है, सन की प्रेजेंस में उसका इवेपोरेशन हुआ तो कंडेंसेशन होगा तो फिर उसका एक प्रेसिपिटेशन होगा. यहाँ पे सरफेस रन ऑफ आपको देखने के लिए मिल रहा है. ठीक है, और फिर से ये वाटर वहीं पर लौट जा रहा है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Most of the water present on earth is not fit for drinking. ठीक है, बहुत सारा पानी तो पीने के योग्य ही नहीं है. देखो,
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट यहाँ पे आपको दे रहा है, 97% ऑफ द टोटल वाटर इज द ओशन वाटर एंड हैज सॉल्ट, ओके, एंड अदर मिनरल्स लाइक सोडियम क्लोराइड एंड टेबल सॉल्ट एंड दैट मेक्स द वाटर इम्प्योर फॉर ड्रिंकिंग। 97% की बात हो रही है, ठीक है। तो दिस वाटर इज कॉल्ड सलाइन वाटर। तो लाइक अर्थ पे मिलने वाला 97% वाटर कैसा है? सलाइन वाटर है, ठीक है, क्षारीय बोलते हैं इसको हिंदी में, ओके। एंड द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन द वाटर इज पर्टिकुलर अमाउंट, फॉर एग्जांपल लाइक 1000 ग्राम, अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। देखो वो क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन द वाटर इन अ पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। एक पर्टिकुलर अमाउंट में जब किसी वाटर बॉडी में आपको सॉल्ट देखने के लिए मिल रहा है, एक पर्टिकुलर अमाउंट में सॉल्ट देखने के लिए मिल रहा है, तो हम उसको बोलेंगे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। द एवरेज सैलिनिटी कितनी है? 35 पार्ट्स पर 1000 ग्राम, बट इट वेरीज फ्रॉम ओशन टू ओशन। ये जो है ओशन टू ओशन भी वेरी करती है। तो सीधी सी बात है कि आपका 97% वाटर तो पीने के लायक था ही नहीं, तो कितना बचा? 3%, ओनली 3% वाटर जो है वो प्योर है एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग, and it is provided only by rivers, ponds, lakes and glaciers, ठीक है। all right, now you can see यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, किस तरह से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा। द प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ सरफेस शोज दैट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज मोर लैंड एंड देन वाटर, ठीक है। जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? इट हैज मोर लैंड देन वाटर, व्हाइल द सदर्न हेमिस्फीयर इज ऑलमोस्ट अ वाटर हेमिस्फीयर। अब जरा मुझे बताओ, अगर ये हमारी अर्थ है, अगर ये हमारी अर्थ है ये, तो इसमें नदर्न हेमिस्फीयर कौन सा है और सदर्न हेमिस्फीयर कौन सा है? ये जो है ये नदर्न हेमिस्फीयर है और ये जो है ये सदर्न हेमिस्फीयर है। अगर आप मैप में भी देखोगे ना बेटा, ग्लोब पे देखो, मैप में देखो, तो आपको दिखाई देगा ज्यादातर कंट्रीज कहां पे आ जाएंगी? नदर्न हेमिस्फीयर में आपको यहां देखने के लिए मिलेंगी, इंक्लूडिंग लाइक नॉर्थ अमेरिका, इंक्लूडिंग ग्रीनलैंड, कनाडा, इंक्लूडिंग इंडिया एंड ऑल द एशियन कंट्रीज, यूरेशियन कंट्रीज, ज्यादातर सब कुछ सारी जो कंट्रीज है वो यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। और सदर्न पार्ट में आपको कुछ कंट्रीज लाइक कुछ कॉन्टिनेंट्स और लाइक ऑस्ट्रेलिया आपको यहीं देखने के लिए मिलेगा इन सदर्न कॉन्टिनेंट, एंड देन साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, लाइक सम ऑफ अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका एकमात्र ऐसा आपको कॉन्टिनेंट देखने के लिए मिलेगा जो जिससे तीनों लाइंस होकर गुजरती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? इक्वेटर एंड देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ज्यादातर जो नदर्न हेमिस्फीयर है उस पे क्या मिल रहा है? आपको लैंड देखने के लिए मिल रही है, और सदर्न हेमिस्फीयर में आपको वाटर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए, ओशंस आर वेरी लार्ज वाटर बॉडीज, ठीक है, एंड देयर आर 4 मेजर ओशंस। कौन कौन से हैं? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक ओशंस, ओके। देयर इज अनदर लार्ज वाटर बॉडी अराउंड अंटार्कटिका, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द सदर्न ओशन, ओके। नाउ अंटार्कटिका ओशन, द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी, ठीक है। जो सदर्न ओशन है उसको हम अंटार्कटिका ओशन भी बोलते हैं, और जो पैसिफिक ओशन है इट इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी। रिमेंबर दीज पॉइंट्स। तो मुझे बताइए कि मेजर 4 कौन कौन से हमारे पास ओशंस हैं? तो हम बोलेंगे पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक ओशन, ठीक है। एंड विच इज द 5th वन? वी विल से इट्स अंटार्कटिका ओशन, ठीक है, ओके। एंड विच इज लाइक विच ओशन हैज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी? तब हम बोलेंगे कि इट इज पैसिफिक ओशन, ठीक है। Ocean water being salty is unfit for our daily use, and the main source of fresh water are river, lakes, ponds, spring and glaciers. We already have talked about it. Yes. Now let's talk about oceans. देखो आपके पास कौन कौन से oceans हैं? Pacific Ocean है, okay. हमारे पास Atlantic Ocean है, okay. Indian Ocean है, okay. And then there is Arctic Ocean, ठीक है। चलिए तो फटाफट से इसकी बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे अबाउट पैसिफिक ओशन, ठीक है।
इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द ओशंस। तो बताइए विच इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द ओशंस? पैसिफिक ओशन, ठीक है, कवरिंग नियरली 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। ओके, वेन एवर यू आर लर्निंग अबाउट दीज थिंग्स, आई सजेस्ट आप अपने साथ में या तो एक एटलस या फिर कोई वर्ल्ड मैप या फिर कोई ग्लोब अगर आपके पास है तो आप उसको जरूर एक बार देखें। इट्स गोइंग टू हेल्प यू understand the things better. Okay, its area is even more than combined area, okay, of all the like continents, okay, and it is also deepest ocean. ये क्या है? एक इसको like which is the deepest ocean? You will say Pacific Ocean, ठीक है, and which is the largest one? Of course, it is Pacific Ocean, ठीक है. Now the Mariana Trench, the deepest place on the Earth's surface, lies in Pacific Ocean. Each and every line in this paragraph is really important. Okay? हमने इसमें कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखी, हमने मरियाना ट्रेंच की बात की. मरियाना ट्रेंच आपको कहां देखने के लिए मिलेगी? पैसिफिक ओशन में देखने के लिए मिलेगी. मरियाना ट्रेंच क्या है? डीपेस्ट प्लेस है अर्थ सरफेस का, ठीक है. तो कहां है ये? पैसिफिक ओशन में. पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, ओके, and it is bordered by North America, South America on the east, and Asia and Australia on the west. तो Pacific Ring of Fire भी आपको जो देखने के लिए मिलेगा वो यहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है. In the north, it is joined to Arctic Ocean through narrow Bering Strait, ठीक है. Bering Strait आपको कहाँ देखने के लिए मिल रही है? ध्यान से देखिए. लाइक हम बात कर रहे थे पैसिफिक ओशन की, राइट. सो इट इज जॉइंड टू आर्कटिक ओशन थ्रू दी नैरो बेरिंग स्ट्रेट. बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू ये किससे ज्वाइन कर रहा है? आर्कटिक ओशन को ज्वाइन करता है, ठीक है. इन द साउथ इट मर्जेस विद अटलांटिक एंड इंडियन ओशन नियर अंटार्कटिका. ऑलराइट, देयर आर नंबर ऑफ सीज व्हिच आर extensions of Pacific Ocean. It also has numerous islands, most of which are volcanic in nature, and that is why we call that circle as पैसिफिक रिंग ऑफ ओशन. देखो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है. तो देखो इसको जब आप पढ़ोगे ना, पैसिफिक ओशन को जब आप देखोगे तो आपको ज्यादातर मैप में क्या दिखाया जाता है? अगर आप मैप से इसको देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा लाइक नॉर्थ अमेरिका, यहाँ आपको दिखाई देगा साउथ अमेरिका, ठीक है. फिर आपको एक ग्रीनलैंड यहाँ दिखाई दे जाएगा, फिर आपको यहाँ पे लाइक अफ्रीका, यस ये अफ्रीका. तो जब आप इसे लाइक मैप पे देखते हो बेटा, तो एक चीज की जो दिक्कत पेश आती है वो ये है कि आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर समझ नहीं आएगा वहां से. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये हमारा मैप है, ठीक है. यहाँ पे उसने दे दिया ये पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है, और फिर यहाँ लिख देगा ये पैसिफिक, ये पैसिफिक. तो आई वुड सजेस्ट आप इसे एक बार ग्लोब पर देखो, तो आप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को भी बहुत अच्छे से समझ जाओगे. आप देखोगे कौन कौन से वल्केनोज आपको कहां कहां पर दिखाई देंगे. आप समझ पाएंगे कि लाइक ये जो एक सर्कुलर वाटर बॉडी है ये कहां से, किस ओशन से कनेक्ट कर रही है, ठीक है. ये आप ग्लोब पर बेहतर देख पाएंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अटलांटिक. सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है, एंड कवरिंग अबाउट 1/6 ऑफ द अर्थ, ठीक है. तो 1/6 ऑफ द एरिया को कौन कवर कर रहा है? अर्थ के दी अटलांटिक ओशन जो है वो कवर करता है. एंड इट्स शेप इज लाइक लेटर एस. इसकी जो शेप है वो कैसी दिखाई देगी? एस के जैसी दिखाई देगी, ठीक है. चलिए, तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? यहाँ, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. The continents of Europe and Africa, like border the Atlantic Ocean on the east, and on the west lies North America, the South America. Okay, तो देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि अफ्रीका का बॉर्डर, ठीक है, और यूरोप का. द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका. वेयर इज अफ्रीका? ये रहा अफ्रीका. हमने एक रफ मैप ऐसे बना लिया, तो ये आपका अफ्रीका है. यहाँ पे आपकी यूरोपियन कंट्रीज आ जाती हैं, ठीक है. तो चलिए अफ्रीका पर. एंड देन अटलांटिक ओशन. द अटलांटिक ओशन ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट लाइज इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, एंड साउथ अमेरिका. ओके, इन नॉर्थ इट स्ट्रेचेस अप टू द आर्कटिक सर्कल, एंड इन साउथ इट मर्जेस विद पैसिफिक एंड इंडियन ओशन. तो ये है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है. तो इसको आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या कीजिए, आप एक बार
मैप के साथ इसको प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये चीजें एक ही बार में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियन ओशन। इंडियन ओशन देखो, ये वन एंड ओनली ओशन है जो जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर है, और कौन सी कंट्री के नाम पर है? कंग्रेचुलेशन, आप उस कंट्री में रहते हैं, है ना। तो ये इंडिया के नाम पर इसको इंडियन ओशन बोला गया है, ठीक है। चलिए, इट्स शेप इज रफली ट्रायंगुलर। इसकी शेप कैसी है? ट्रायंगुलर आपको देखने के लिए मिलती है। द इंडियन ओशन इज लाइक बाउंडेड इन नॉर्थ बाय एशिया and India lies at the head of this ocean. Okay, Arabian Sea and Bay of Bengal are the two northward extension of the Indian Ocean. Okay, to the east of this ocean lies Australia. Okay, like as I already have told you, आपको ये मैप पर एक बार देखना ही पड़ेगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इंडियन ओशन क्या क्या कवर कर रहा है। आप देखो, जैसे हमने अगर एक रफ मैप यहाँ बनाया, ठीक है, यहाँ इंडिया है, तो ये वाला जो रीजन है ना, ये आपका इंडियन ओशन में कवर होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। हमने बात की थी कहां तक? ऑस्ट्रेलिया तक हम आ गए थे। ओके, एंड द वेस्ट लाइज अफ्रीका, ठीक है। इन द साउथ इट मर्जेस विद अटलांटिक। साउथ में ये किसके साथ मर्ज कर जाएगा? अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन के साथ में। द डीपेस्ट पॉइंट इन दिस ओशन इज सुंडा ट्रेंच। व्हाट इज द डीपेस्ट पॉइंट इन इंडियन ओशन? वी कॉल इट Sunda Trench. Okay, now let's talk about Arctic Ocean very quickly. And okay, it lies around the North Pole. ये क्या करता है? नॉर्थ पोल पर क्या क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। एंड देन it extends southward up to the Arctic Circle. North America, Europe and Asia are the three continents that borders like this ocean in the south. Okay, आर्कटिक ओशन मर्ज विद द अटलांटिक विद ग्रीनलैंड। इसको, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रीनलैंड एंड स्कैंडिनेविया, इसके साथ में ये क्या कर रहा है? मर्ज कर रहा है। कौन? आर्कटिक ओशन। एंड इट इज लिंक्ड टू पैसिफिक थ्रू द नैरो बेरिंग स्ट्रेट। ओके, तो एक बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू क्या है? ये लिंक्ड है किसके साथ में? पैसिफिक ओशन। कौन लिंक्ड है? आर्कटिक ओशन। तो एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि बताइए आर्कटिक ओशन पैसिफिक ओशन से कौन सी स्ट्रेट के थ्रू कनेक्ट करता है? तो हम कहेंगे बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू कनेक्ट करता है, ठीक है। मासेस ऑफ वाटर विच आर स्मॉलर इन साइज देन ओशन आर कॉल्ड सी। जो ओशन के जितना बड़ा नहीं है तो उसको हम लाइक जो महासागर नहीं है वो क्या है? वो सागर है, ठीक है। तो ओके, सम सीज मे बी extension of ocean like partially surrounded by land. For example, Caribbean Sea is an extension of the Atlantic Ocean, while the South China Sea is the part of Pacific Ocean. ठीक है? Okay, seas may also be completely surrounded by land. For example, Black Sea and Caspian Sea. तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा सी है जो completely लैंड से सराउंडेड है? तो हम बोलेंगे ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ठीक है। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द वेव्स। आपने सी वेव्स देखी होंगी जरूर, अगर आपने लाइक कोई ऐसा एरिया विजिट किया है, और नहीं भी विजिट किया है तो आपने मूवीज में, टीवी में कहीं तो देखा ही होगा, है ना। तो द हॉरिजॉन्टल लाइक इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ओशन वाटर इज नोन एज वेव, ठीक है। अब ये वेव, इसका कोई एग्जाम्पल बताएं, आपने अगर कभी सुना हो तो देखो कभी कभी इन वेव्स से क्या होती है? एक कैलामिटी लाइक सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है, एक दुर्घटना जो है वो घटित हो जाती है, जिसको आप क्या बोल देते हैं? सुनामी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ओके, यहां देखो, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स आर द राइज एंड फॉल ऑफ द वेव रिस्पेक्टिवली। आपने टाइड्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा, राइट? और अगर आपने टाइड्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो आई वुड सजेस्ट आप एक बार इसको फिर से पढ़ें। जो टाइड्स है वो किसकी वजह से, लाइक तो मून जो कि क्या है? अर्थ का एक सैटेलाइट है, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड्स, हाई टाइड एंड लो टाइड जो है वो आते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय वन राइज ऑफ द और द फॉल टू अनदर, ठीक है ना। ये वेवलेंथ क्या होती है? डिस्टेंस है किसकी? कवर्ड बाय वन राइज और दी फॉल टू अनदर, जो एक बड़ी सी वेव जो है वो उठेगी समंदर के अंदर, ठीक है। वेवलेंथ इज द वर्टिकल मेजरमेंट ऑफ द वेव एंड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज इट ऑफन लाइक आइडियाज टू द हाई वेव, ठीक है।
Okay, and these waves can take a disastrous form and can bring devastation on the shores. ठीक है, sometime occurrence on the sea that like earthquake or shifting of the plates. ठीक है, बहुत सारी लाइक ऐसी नेचुरल कैलामिटी हैं जो इसकी वजह से कभी कभी आ जाती हैं. ठीक है, चलिए, such a calamity is very dangerous and causes damage to life and property. These waves are known as tsunami. ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं. नाउ कम्स टाइड. देखो अभी अभी हमने टाइड के बारे में पढ़ा था, हमें सिर्फ इतना समझना है कि टाइड्स क्यों आते हैं. ये जो मून है, मून के ग्रेविटी, ये अर्थ है और ये अर्थ का सैटेलाइट मून है. ठीक है, तो इस मून के किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से दिन में 2 बार जो ज्वार और भाटा हम इसको बोलते हैं. ठीक है, हाई टाइड एंड लो टाइड का जो सिनेरियो है वो देखने के लिए मिलता है. ठीक है, और ये जो हाई टाइड वाली सिचुएशन होती है ये बहुत ही हेल्पफुल रहती है. किसके लिए? उन लोगों के लिए जो सी रूट से क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, शिप्स को ले जा रहे हैं. ठीक है, तो मरीनर्स के लिए इट इज वेरी हेल्पफुल. ठीक है, ओके. नाउ हाई टाइड ब्रिंग द फिशेस नियर द शोर्स. ठीक है, इसकी वजह से फिशेस क्या होंगी? लाइक शोर के नियर आएंगी एंड इट हेल्प्स फिशरमैन. तो फिशरमैन को क्या मिल जाएंगी? फिशेस मिल जाएंगी, उनका अच्छा काम चल जाएगा. Saline water recedes to low-lying coastal areas. This water is later evaporated and common salt is manufactured. ठीक है, countries like UK, Japan, France, Canada have tidal power station that use high tide to produce electricity. तो ये high tide वाला जो सिनेरियो है इन कंट्रीज में ये लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इसको सही तरीके से प्रयोग, लाइक एक होता है ना आपदा में अवसर, तो ये उस अवसर का सही फायदा उठा लेते हैं. कौन कौन सी कंट्रीज के नाम मेंशन किए गए हैं? देखो, यूके, जापान, फ्रांस, कनाडा, दे हैव टाइडल पावर स्टेशंस. किस लिए? यूज करने के लिए इस हाई टाइड को. क्यों? क्योंकि उनको क्या करनी है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है. ठीक है, नाउ कम्स ओशन करंट. देखो, ओशन करंट बहुत ही इंटरेस्टिंग सा छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से इसको कवर कर लेते हैं एंड देन वी आर डन विद द चैप्टर. ठीक है, तो ओशन करंट्स क्या है? देखो, द रेगुलर मूवमेंट ऑफ द वाटर. ठीक है, अब ये जो लाइक हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? हम पढ़ रहे हैं अबाउट महासागर्स, राइट, ओशंस. ठीक है, और सीधी सी बात है भाई, ओशन की बात है तो ओशन करंट ओशन में तो आएंगे, और कहाँ पे आएंगे? तो रेगुलर मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ओशन टू अनदर पार्ट इज कॉल्ड ओशन करंट. ठीक है, अब क्या होगा? देखो, यह हमें पता है कि एकदम यहां से कौन जा रहा है? ये आपकी इक्वेटर जा रही है. ठीक है, अब यहां से देखना, जो स्ट्रीम्स हैं, जो स्ट्रीम्स क्या कर रही हैं? वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस. ठीक है, in definite directions as the water flows over the land, okay, to form rivers. They are mainly caused by difference in density of the sea water. ठीक है, due to variation in the temperature. अब इस यहाँ पे आपको सनलाइट का पता ही है, लाइक अगर ये इस तरह से यहाँ पे कोई सन है, ये इक्वेटर है, सीधी सी बात है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा? ये लाइक गर्मी जो होगी वो ज्यादा दिखाई देगी. तो यहां से जो वेव्स चली, देखो रेड कलर में वेव्स दिखाई दे रही हैं, ये चलेंगी इक्वेटर से किसकी तरफ? पोल्स की तरफ. तो जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलेंगी बेटा, तो वो क्या होंगी? हॉट ओशन करंट होंगी. ठीक है, और जो पोल्स से चल रही हैं किसकी तरफ? जो पोल्स से चल रही हैं इक्वेटर की तरफ, वो ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है, वो कोल्ड करंट है. तो ऐसे में लाइक यू शुड नॉट टेक टाइम टू टेल मी कि बताइए पेरू करंट जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो एक किस तरह का है? इज इट अ हॉट करंट और इज इट अ लाइक कोल्ड करंट? तो वी विल से इट इज कोल्ड करंट. ठीक है, अब जरा बताइए कि ओके, लेट्स टॉक अबाउट अनदर करंट व्हिच इज ओके. नाउ यू टेल मी कि आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर ये जो यहाँ पे कुछ करंट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो गल्फ स्ट्रीम है, यहाँ पे कौन कौन किस तरह का करंट जो है वो फ्लो होता दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है हॉट करंट. ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए पोल से जब हम इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको लेब्राडोर करंट एंड देन ग्रीनलैंड करंट दिखाई दे रहा है. तो ये कैसा करंट है? ये कोल्ड करंट है. तो जहां आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं करंट, वो कोल्ड करंट है. रीजन क्या है? रीजन इज वेरी सिंपल कि आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये
जो जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो वाटर बॉडी क्या है, वो वार्म है, और वो जब ऊपर जाएगी, ठीक है, पोल्स की तरफ जब वो बढ़ेंगे तो उसका जो वाटर है वो कैसा होगा, कोल्ड होगा। जरा एक बार टाइप ऑफ ओशन करंट्स देखते हैं। हमारे पास दो तरह के हैं, वार्म एंड कोल्ड करंट एंड गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम क्या है ये भी देख लो फटाफट से। Labrador current at the coast of the Northwest American is cold current, and the Gulf Stream which flows through the coast of Mexico and Western America is warm ocean current। ये भी क्या है, ओशन करंट है। कौन सा वाला, वार्म ओशन करंट है। अब इन ओशन करंट्स के फायदे और नुकसान क्या है ये देखो, इनका इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे। ओशन करंट मॉडिफाइज द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन। वो उस किसी भी किसका, कोस्टल रीजन के क्लाइमेट को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, ओके, उसको मॉडिफाई करेगा। ठीक है, अलोंग विच दे फ्लो। ठीक है, कोल्ड करंट्स डिक्रीज द टेम्परेचर वेयर द वार्म करंट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ एरिया फ्रॉम वेयर दे फ्लो। इट इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, जब कोल्ड करंट है तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा, वो टेम्परेचर बढ़ाएगा नहीं, वो डिक्रीज कर देगा। ठीक है, द विंड पासिंग ओवर द वार्म करंट पिक्स अप मॉइस्चर एंड ब्रिंग रेन। जो विंड पास कर रही हैं किससे, वार्म करंट से। ठीक है, तो वो क्या करेंगी, वो मॉइस्चर को क्रिएट करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगी, रेन होगी। ठीक है, areas where the warm and cold current meets provide the best fishing ground for the world. The seas around Japan and eastern coast of North America are such examples, but sometimes they cause great destruction due to forming of dense fog also। ठीक है, ये जो एरिया है जहां पे हॉट एंड कोल्ड करंट जो है वो मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो एक बहुत ही बेहतरीन एरिया है किस चीज के लिए, फिशिंग के लिए। तो जापान और ईस्टर्न कोस्ट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट में आपको। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, आपको पहले हम इसको समझ लेते हैं कि वहां पे आपको फिशिंग के लिए एक अच्छा ग्राउंड मिल जाएगा। जो सिचुएशंस या जो सिनेरियो आपको वर्ल्ड मैप के ग्लोब में देखने के लिए मिलेंगे, इंडिविजुअली किसी भी कंट्री पर भी आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपको सेम सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा। जैसे अभी हमने बात करी जापान की, अभी हमने बात करी ईस्टर्न कोस्ट की। ठीक है, कहां के, नॉर्थ अमेरिका के। आप बताइए कि इंडिया के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर फिशिंग के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। जब आप इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि कहां पे आपको सबसे फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं, तब आप वहां देखिए कि इस यहाँ पे अगर आप बे ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं, अगर आप अरेबियन सी की बात कर रहे हैं, आप देखिए वहां पे आपको कौन सा करंट फ्लो होता दिख रहा है। क्योंकि ये वो सिनेरियो है जो वर्ल्ड मैप में जैसा दिखाई देगा वैसा ही इंडिविजुअली किसी कंट्री के केस में भी आपको दिखाई देगा। Ocean currents affect navigation as these currents help to sail ships faster if they follow the direction of the currents. Okay, so that is all for this chapter. Now let's quickly take a review of what we have learned in this. Okay, 78% of the Earth atmosphere is compound of the nitrogen gas. Yes, हमने ये पढ़ा था. The structure of the atmosphere is comprised of 5 layers. ओके, सो हमने ये पढ़ा था। कौन कौन सी लेयर्स पढ़ी थी हमने ट्रोपोस्फियर पढ़ा, हमने स्ट्रेटोस्फियर पढ़ा, फिर हमने मीजोस्फियर देखा, उसके बाद में हमने थर्मोस्फियर को देखा और हमने फिर देखा एक्सोस्फियर को। ठीक है, क्या हमने कुछ और भी देखा था? यस, हमने देखा था कि यहाँ पे क्या होगा, ओजोन का हमें ओजोन देखने के लिए मिलती है और यहाँ पे हमको आइनोस्फियर भी देखने के लिए मिला था। ठीक है, चलिए, ट्रोपोस्फियर इज द लोएस्ट लेयर which is closest to the earth. ट्रोपोस्फियर क्या है? लोएस्ट लेयर है, सीधी सी बात है, हम जानते हैं इस बात को। The regular movement of the water from one part of the ocean to another is called ocean current. ठीक है, चलिए, okay, now let's quickly move on to the exercise. Okay, and let's see how much we have understood in the chapter. Okay, question number 1 is, which gas composes 78% of the Earth's atmosphere? Of course, it is nitrogen. And then question number 2, which of the following is the lowermost layer of the atmosphere? It's troposphere. Yes. Okay. Now, question number 3 is, during the half moon, okay, the tides are lowest and these are called what? We call it spring tide. Okay. Now, let's talk about the second question. The fourth question. Okay. So,
Dash are the high tides as result of full moon and new moon. The Parisian spring tides. Okay, matlab both are the spring tides, but here the name is different, right? Okay. So now let's quickly fill these circles that we have answered, right? Which guess, like question number 1, option number C. Yes. Okay. We have filled these circles already. So you can see like question number 1, option number C, and then question number 2, option number D. Yes. And then during the half moon, the tides are lowest and are called what? We call it question number 3, option number B, and then question number 4, option number C is the correct answer. Chaliye. And now we will talk about what? This fill in the blanks. Yeah. Total ratio of land and water. बताइए पानी और लैंड का कितना परसेंट? देखो 79% तो वाटर ही है, तो कितना बचा? 71% तो वाटर है. यस. 29% क्या होगा? आपका लैंड वाला जो एरिया है. द डैश लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज. ओके, कौन सी लेयर है? स्ट्रेटोस्फीयर. Yes. Okay. The approximate height of the atmosphere is 39,000 kilometers. Yes. The water in these oceans cover dash of total water. Total water का कितना परसेंट oceans ही cover कर ले रहे? 70%, right? चलिए. Mesosphere is the topmost layer. No, mesosphere is not the topmost layer. The topmost is exosphere. So we'll say it's false. Nitrogen gas is available in abundance. That's true. 78%, right? Okay. Wavelength is the vertical measurement of the wave. Is that true? Yes. So that is true. The troposphere has 90% of the air in it, and it is closest to the earth. That is true once again. So that is all for today. I hope the concept of atmosphere and hydrosphere is very much clear to you. I'll see you in the next session. Till then, I can say just keep revising, keep learning, and never stop learning and practicing things. All right. See you in the next session. Bye-bye.